हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। आज हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 जीएस 1 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक डिस्कस कर लिए, जिसको आप इस लिंक में देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन than by terrestrial radiation. Statement 2, CO2 and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विच आर लॉन्ग वेव and not by the short wave radiation which are solar radiation. Also the greenhouse gases like CO2 absorb the long wave radiation which are terrestrial radiation and that's why our atmosphere gets heated. तो ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू पोल्स। और स्टेटमेंट 2 है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है? थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर्ड टू पोल। क्यों होता है? क्योंकि हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, इसलिए ट्रोपोस्फियर का थिकनेस इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। ओके, इसका ऑप्शन है, आंसर है ए। वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स आर वोल्केनिक इरप्शन। तो आपको बता दूं कि ये सारे के सारे वोल्केनिक इरप्शंस हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्रिज, ऐश, डस्ट, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द वोल्केनिक इरप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फरेंस और इन्फरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जो मंथ ऑफ जनवरी के आइसोथर्मल्स मैप होते हैं, व्हाट इज आइसोथर्म? द लाइन विच कनेक्ट्स the two regions which are having the same temperature, this is called as a isotherm. So इसमें हमने 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है, the isotherm deviate to the north over the ocean and to the south over the continent, and second option है, the presence of the cold ocean currents, Gulf Stream and the North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and isotherm bend towards the north. तो इसमें से दोनों ऑप्शन गलत हैं। The isotherm deviate to the south over the ocean and the north over the continent. आइसोथर्म ओशियन में डेविएट होता है साउथ की ओर और कॉन्टिनेंट में डेविएट होता है नॉर्थ की ओर इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड ऑप्शन सेकंड है, गल्फ स्ट्रीम इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट, इट इज़ अ वार्म ओशियन करंट। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन हो गए गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो इसमें से अगर आपको एक भी पता चल गया तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते। आपको कोट डी आइवोरी या घाना, ये तो आपने काफ़ी सुना ही होगा। एक तो आपको घाना पता होना चाहिए या कोट डी आइवोरी, दोनों में से कोई भी पता रहा तो क्वेश्चन 55 इजीली सॉल्व हो सकता है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए अभी ना क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज करेक्ट। तो अगर आपको ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा पता रही तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान है और आप में से काफ़ी लोगों को ये ट्रिब्यूटरीज पता होगी भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। काफ़ी सारी रिवर्स है जैसे कि रामगंगा, गोमती जो में लखनऊ में मिलती है, ओके, सोन है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, महानंदा है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 57 है, स्टेटमेंट 1, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। स्टेटमेंट 2, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। स्टेटमेंट 3, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो ये तो हम सबको पता है कि रेन वाटर इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दिस इज अ वेरी कॉमन लॉजिक। उसके बाद स्टेटमेंट 2 है, रेन वाटर कंटेन्स CO2 सॉल्यूशन।
तो ये भी काफ़ी कॉमन लॉजिक हो गया। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड दे एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1 करेक्टली। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये मैपिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। 4 ऑप्शन है, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रशिया। इसमें से है ओनली 2 कौन सी कंट्रीज है? ओनली जर्मनी एंड नॉर्वे। दीज 2 कंट्रीज आर बॉर्डरिंग द नॉर्थ सी। और बाकी है नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 आर करेक्ट, जर्मनी एंड नॉर्वे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है वाटरफॉल, रीजन एंड रिवर। इसमें 3 वाटरफॉल दिए हैं, 3 रीजन दिए हैं एंड 3 रिवर दिए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट। धुआंधार वाटरफॉल इज इन द रीजन मालवा ऑन रिवर नर्मदा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। मालवा रीजन आता है एमपी में और ये धुआंधार जो वाटरफॉल है वो जबलपुर में आता है। नेक्स्ट है हुंड्रू वाटरफॉल आता है झारखंड। इसमें रीजन दिया हुआ है छोटा नागपुर प्लेटो है, उसमें झारखंड का काफ़ी बड़ा रीजन इंक्लूड होता है। एंड रिवर इज सुबर्णरेखा। तो ए भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है गेरसोप्पा को जोग फॉल्स भी कहा जाता है। इट इज़ अ वेरी फेमस वाटरफॉल्स। तो ये आता है कर्नाटका में इन वेस्टर्न घाट्स और ये है रिवर नेत्रावती पे। तो ये भी ऑप्शन सही हुआ। इसमें ऑल 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन 60 है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें दे है रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस एंड टाइप ऑफ द माउंटेन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, उसमें से बताना है कितने सही है कितने गलत। तो आप पहले से शुरू करते हैं। पहला है सेंट्रल एशिया, जिसमें से माउंटेन रेंज है वॉस्जेस एंड टाइप ऑफ माउंटेन है फोल्ड माउंटेन। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वॉस्जेस माउंटेन आता है ईस्ट फ्रांस में, नॉट इन द सेंट्रल एशिया। तो ये हो गया गलत। सेकंड है यूरोप में माउंटेन है आल्प्स। इट इज़ अ वेरी फेमस फोल्ड माउंटेन, लेकिन यहाँ पे दिया है ब्लॉक माउंटेन। तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अब थर्ड है एपेलेचियंस माउंटेन आर इन द रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका और वो है फोल्ड माउंटेन्स। तो ये हुआ सही। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 है एंडीज इज इन साउथ अमेरिका एंड दिस इज ऑल्सो फोल्ड माउंटेन। तो ऑप्शन 4 भी है सही, इसीलिए ओनली 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये लास्ट ईयर का फॉर्मेट है क्वेश्चन आंसरिंग का, ओनली 1 ओनली 2। सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप 100% श्योर है तभी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 61, द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर्स आर। बर्ड है, फिश है, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल है। दिस इज अ सीटर क्वेश्चन, दे आर द इंसेक्ट्स। ये सबको पता है। क्वेश्चन 62 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। स्टेटमेंट 2 है मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो हम बताना चाहेंगे कि ऑप्शन ए सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 करेक्टली। जो ये च्यूइंग गम्स होते हैं these are the plastic based, okay, these are non disposable and tons and lakh of waste ये chewing gums है वो create करते हैं। So guys be careful while you are eating chewing gums। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। 63 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स में कंट्रीज है एंड बताना है कि एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ओके, तो कंट्रीज है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, माडागास्कर एंड एनिमल फाउंड है इंद्री, एल्क एंड बोनबो। तो सबसे पहला है ब्राज़ील में एंड्री, जो कि है गलत। एंड्री फाउंड होता है मादागास्कर में। तो पहला ऑप्शन है गलत, इट इज़ नॉट नेटिव टू द ब्राज़ील। सेकंड है इंडोनेशिया एंड एनिमल फाउंड है एल्क। तो ये भी ऑप्शन गलत है। एल्क जो एनिमल है वो नेटिव है नॉर्थ यूएसए का। तो ये भी हो गया गलत। थर्ड है मैडागास्कर का दिया हुआ है एनिमल बोनोबो, जो कि गलत है। बोनोबो फाउंड होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इट इज़ नेटिव टू द कॉन्गो रिवर बेसिन। तो ये सब हो गए गलत। एल्क जो एनिमल है वो येलोस्टोन नेशनल पार्क में मिलता है नॉर्थ यूएसए में।
इसके साथ हो गया 63 का ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ओके, अभी चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस इज़ द वेरी न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द UN। ओके, तो पहला ऑप्शन गलत है। इट इज़ नॉट अ एजेंसी ऑफ UN, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ सिंगापुर बेस्ड। ओके, तो ऑप्शन सेकंड देखते हैं। सेकंड है वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। तो ऑप्शन सेकंड सही है कि टॉयलेट समिट, टॉयलेट डे एंड टॉयलेट कॉलेज ये सब इसके हिस्से हैं। इंडिया में भी है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, एक औरंगाबाद में है और एक दूसरे स्टेट्स में भी है। अब ऑप्शन थर्ड देखते हैं। ऑप्शन थर्ड है द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। तो फंड एंड ग्रांट प्रोवाइड करना ये इसका काम नहीं है, इसका काम है स्प्रेड अवेयरनेस। हमने इसकी साइट पे चेक किया, फंड ग्रांटिंग रिलेटेड कोई ऑप्शन वहाँ पे मिला नहीं। अगर फ्यूचर में इसमें कोई चेंजेस होंगे तो हम आपको क्वेश्चन 64 के बारे में ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लायंस डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर। नंबर 3, अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। इसमें से है ऑप्शन 1 करेक्ट है, लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, वो साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। सेकंड है चीता डू नॉट रोल, दे डू नॉट रोल, दे ग्रो ऑन। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन है दे डोंट मार्क देयर टेरिटरी बाय सेंट, ये एकदम गलत हो गया, इवन डॉग्स डू। ओके, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली, 65 का ए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। ओके, तो इसमें से 4 ऑप्शन है ABCD, इनमें से मैं 4 पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है। एंड ऑप्शन ए करेक्ट इसीलिए है क्योंकि ये उनकी साइट पे एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 100 मिलियन फार्मर्स एंड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगी, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टूवर्ड्स द फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन, नेचर पॉजिटिव एंड that aims to increase farmers' resilience, means they want to develop the sustainable farming solutions। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड या FPO से रिलेटेड वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए एट दिस मोमेंट इज़ द बेस्ट चॉइस एंड बेस्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। 67 है कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है बैटरी स्टोरेज, सेकंड है बायोमास जनरेटर, थर्ड है फ्यूल सेल्स एंड 4 है रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट कम्स इनटू योर मीटर रीडिंग। मतलब ये एनर्जी तो हमें देते हैं लेकिन इनका मीटर पे रीडिंग के कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है वो इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ 1, 2, 3, 4 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विथ एन इंसेक्ट दैट हैज़ अ co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। ओके, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है फिग ट्री है। तो फिग पॉलिनेटेड बाय द फीमेल वैप्स एगेओनाइड फैमिली लेइंग एग इन फिग ओनली। तो फिग के फ्रूट में है ना, जो एक फीमेल वैप्स है वो अपने एग वहीं पे ले करती है जिससे वो फ्रूट भी पॉलिनेट होता है एंड साथ ही साथ ये जो है इसके एग से वो भी वहीं पे ब्रीडिंग होती है, इसीलिए दिस इज वन काइंड ऑफ यूनिक रिलेशनशिप, इसीलिए क्वेश्चन 68 का फिग ए। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कंसीडर द फॉलोइंग,
butterflies, fish and frogs. How many of the above have poisonous species among them? Okay, so as per our knowledge, all of them have some kind of poisonous species among them. जब कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में कि पॉइजनस स्पीसीज बताने हैं, इसके कितने हैं, तो किसी ना किसी इंसेक्ट के कोई ना कोई स्पीसीज पॉइजनस रहती है, आप इसको आराम से मार्क कर सकते हैं. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70. कंसिडर द फॉलोइंग: कैश्यू, पपैया, रेड सैंडल्स. ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? तो इसमें से बताना है कौन सी ट्री नेटिव टू इंडिया है. एक बात बता दो आपको, कैश्यू इज नॉट नेटिव टू इंडिया, कैश्यू इज नेटिव टू ब्राज़ील. ओके, और जो पपैया ट्री है वो है नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका. ओके, कैश्यू इज नेटिव टू ब्राज़ील, papaya is native to Central America, and red sandal is the only tree which is native to India. It is found in the southern eastern Ghat mountain ranges mainly in Andhra Pradesh. Okay, तो क्वेश्चन 70 का आंसर हुआ ए, रेड सैंडल्स. आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, तो एक रेड सैंडलवुड्स एंड रेड सैंडल्स यू कैन सी इन दैट मूवी. तो चलिए अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 पे. 71 है कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स: डोनाई पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इनमें से बताना है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन कौन से हैं. तो इनमें से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दो है, डोनाई पोलो एयरपोर्ट एंड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स आर एविएशन फैसिलिटीज बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच ऑन अ एम्प्टी ग्रीनफील्ड और अंडर ए डेवलप्ड लैंड. ओके, तो इसका जो कुशीनगर है, कुशीनगर एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, एंड डोनाई पोलो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे आप होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते होंगे. तो जो होलोंगी है, होलोंगी की जगह इन्होंने डोनाई पोलो एयरपोर्ट दिया, जिससे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए. होलोंगी तो सबको पता है, तो ये सबको पता नहीं था. एंड विजयवाड़ा है, वो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ नॉट अ ग्रीन फील्ड, इट इज़ अ ब्राउन फील्ड. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2015 लॉन्ग एगो. ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72. With reference to the water vapor, which one of the following statement are correct? Option 1 है it is the gas, the amount of which decrease with the altitude. Okay, its percentage is maximum at the pole. इसमें से कौन सा करेक्ट है आप बताना है. तो जो अमाउंट ऑफ गैस है ये किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ गैस है ये किस पे डिपेंड होता है? एयर प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर. तो जो एयर प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर है, इसकी वजह से एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ गैस है वो कम होता जाता है. ओके, एंड इट इज़ परसेंटेज मैक्सिमम ऑफ पोल, ये गलत है क्योंकि इट्स परसेंटेज आर मैक्सिमम एट इक्वेटर. जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे एयर प्रेशर जो है वो भी कम होता जाता है. एंड एयर प्रेशर कम होता है विच कॉजेज एयर टू एक्सपांड एंड कूल, and this cooling leads to water vapor condensing into the liquid or solid form. इसीलिए वाटर वेपर नहीं बन पाता है. ये सारे 3 फैक्टर्स जो है दो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एयर प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर. सो इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड द अमाउंट ऑफ गैस इज डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 73 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन: एनुअल एंड डेली रेंज टेम्परेचर्स इज लो, precipitation occurs throughout the year, precipitation varies between 50 to 250 centimeter. What is this type of climate? Okay, तो ये किस टाइप ऑफ क्लाइमेट है आपको पता करना है. इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है उसमें प्रेसिपिटेशन होता है 150 to 1000 सेंटीमीटर, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया. चाइना टाइप के क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत हो गया. सीजनल रेनफॉल रहता है. ऑप्शन सी है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे होते हैं हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. तो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो लो नहीं होता है, वो हाई होता है. इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जिसमें एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी लो होते हैं क्योंकि वो जनरली कोल्ड ही रहता है थ्रू आउट द ईयर. प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होते हैं 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर. इसलिए ऑप्शन डी इज द बेस्ट चॉइस एंड परफेक्ट आंसर. अब चलते हैं क्वेश्चन 74 पे. विथ रेफरेंस टू द कोरियोलिस पोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट?
तो कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है? जब ऑब्जेक्ट रोटेट होता है वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स अप्लाई होता है। तो हमारी अर्थ रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो कोरियोलिस फोर्स उसके परपेंडिकुलर अप्लाई होता है, मीन्स नॉर्थ टू साउथ। तो हम दो ऑप्शन चेक करते हैं। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मैक्सिमम विंड इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, तो ये भी सही है। अर्थ पोल के पास ज़्यादा फास्टर रोटेट होती है। ओके, सो ये दोनों ऑप्शन सही है, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 75 है, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस इज सनलाइट ऑफ मोर दैन 12 आवर्स। तो आपको 21 जून में तो पता है 21 जून में सन होता है नियरली नदर्न हेमिस्फीयर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। ओके, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी 2 and 4। नो नीड टू एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड अबाउट द 3 years worth of gold carbon emission from fossil fuels and the possible destruction of which can exert the detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? ओके, तो ये जो पीटलैंड की जो बात कर रहे हैं वो कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्गो बेसिन, ऑप्शन बी। अभी रिसेंट डिस्कवर में पता चला है कि 16.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज अ पीटलैंड इन द कॉन्गो बेसिन। ओके, एंड दैट एरिया इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इंग्लैंड एंड वेल्स। ये काफ़ी बड़ा एरिया है एंड दिस इज कैन बी रियली डिट्रीमेंटल टू ग्लोबल क्लाइमेट अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 77 है, विथ रेफरेंस टू परफ्लोरो अल्काइल एंड perfluoroalkyl substances PFAS that are used in making many consumer products, consider the following statement. इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं साइंटिफिक में मोस्टली 3 या 4 पूरे ऑप्शन सही होते हैं। इसको आप थोड़ा एक बार रीड करके थोड़ा एक कैलकुलेटेड गेस लगा के इससे आप ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर एक 95% टाइम्स दे आर करेक्ट। ओके, तो इसमें देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, PFAS आर फाउंड to be widespread in the drinking water, food and the food packaging materials. Option 2 है, PFAS are not easily degraded in the environment. And option 3 है, persistent exposure to PFAS can lead to the bioaccumulation in the animal bodies. तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। These pollutants can reach to our drinking waters and this can also lead to bioaccumulation. What is bioaccumulation? Where rate of intake exceeds excretion. दिस इज कॉल्ड बायोअक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। अगर आप खाते ही खाते रहे और एक्सक्रीट उससे कम रख रहे तो बॉडी के अंदर हो सकते हैं काफ़ी सारी बीमारियाँ, डिसीजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ऑल। कंसिडर द फॉलोइंग, कार्पेट बीटल्स, सेंटीपेड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वैस्प्स। ओके, तो पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ दिस अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये पैरासाइट्स और पैरासिटोइड में क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंस इतना होता है कि जो पैरासिटोइड है वो अपने जो होस्ट है वहाँ पे अपने एग्स ले करते हैं, जिससे उसके बच्चे होते हैं। होस्ट को तो मरना तो है ही, चाहे वो पैरासाइट से हो या पैरासिटोइड से हो। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी ओनली 4 से कार्बाइड बीटल्स, सेंटीपेड्स, फ्लाइज एंड वैक्स। जो ये टर्माइट्स है, सम स्पीसीज हैव द पैरासाइट बट दे डोंट हैव पैरासिटोइड। तो टर्माइट की किसी भी स्पीसीज में पैरासिटोइड का कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5 आर द करेक्ट। ओनली 4 आर करेक्ट, टर्माइट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली? All of the 3 are belong to the pea family and there are the many more plants which are belong to the pea family. तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज अ प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये ऑप्शन एकदम सही है क्योंकि दे आर डिस्ट्रॉइंग द फ्रूट्स एंड दैट्स व्हाई दे आर कीप्ड इन द वर्मिंग कैटेगरी। ऑप्शन सेकंड है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। तो ये एकदम गलत ऑप्शन है बिकॉज दे आर फ्यूगिवरस और नेक्टरीवरस। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अभी चल जाए क्वेश्चन नंबर 81 पे। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है वो बता रहा है बर्थ रेट, ऑप्शन बी है इज इज टॉकिंग अबाउट द कपल, तो कपल की बात नहीं, यहाँ पे वीमेन की बात होती है, ऑप्शन सी इज ऑब्सकर्ड एंड ऑप्शन डी जो है वही सही है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एज ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज और अ रिप्रोडक्टिव एज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड TFR अभी 2021 में इंडिया में था 1.9। ओके, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है इन इंडिया NBFC आर एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द RBI। तो एकदम गलत है। टिल नाउ स्टिल NBFC कैन नॉट एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड वो कैन एक्सेस, RRB कैन एक्सेस। अभी ये दिसंबर 2020 से RRB कर सकते हैं एक्सेस, नहीं तो वो भी नहीं कर पाती थी। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो भी कर सकती है LAF एक्सेस। ओके, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये बात एकदम सही है। इवन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो होल्ड इन रिटेल सेगमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। RBI का एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से दिस कैन RBI मेड इट पॉसिबल। क्वेश्चन 3 इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेब्ट्स। ये भी सही है। BSE का RFQ प्लेटफॉर्म है, NSE का EBP प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक डेब्ट बिडिंग प्लेटफॉर्म। इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें 3 ऑप्शन है, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड एंड रिटेल इन्वेस्टर। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। रिटेल इन्वेस्टर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अभी मैंने बताया था क्वेश्चन 82 में, वही क्वेश्चन 83 के लिए भी लागू होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है RBI की, उसकी तरह इसके लिए एक आपको RDG मीन्स एक गिल्ट अकाउंट, गिल्ट सिक्योरिटीज की जो अकाउंट होता है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, उसके लिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ओके, तो 83 का ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन 84 है कंसिडर द फॉलोइंग exchange traded fund, motor vehicles, currency swap, which of the following considered as financial instrument। तो इसमें मोटर व्हीकल्स एकदम फालतू ऑप्शन है, इसको यहाँ से वैनिश ही कर देना चाहिए पेपर से। तो ETF एंड करेंसी स्वैप बोथ आर कंसिडर्ड एज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। करेंसी स्वैप इज द एग्रीमेंट बिटवीन द 2 parties एंड ETF आर लाइक अ स्टॉक्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 ओनली। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का है With reference to the sectors of the Indian economy, consider the following pairs। इसमें से 4 पेयर्स है इकोनॉमी एक्टिविटी एंड सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है? डेयरी, फिशरीज, एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड एक्सेट्रा। एंड टर्शियरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या हो गया? एग्रीकल्चर आ गया, इसलिए प्राइमरी, तो ऑप्शन 1 हो गया गलत। डेयरी फार्म है प्राइमरी, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन 3 है मिनरल एक्सप्लोरेशन, जो टर्शियरी बोला है बट इट इज अ प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन 3 भी हो गया गलत। और ऑप्शन 4 है वीविंग ऑफ क्लॉथ, जो कि है सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कुछ। तो इस तरह से हमारा डेयरी एंड वीविंग वाला सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली 2 एंड 4 डेयरी फार्म एंड वीविंग क्लॉथ्स आर करेक्ट एंड 1 एंड 3 और रॉन्ग। मिनरल एक्सप्लोरेशन इज प्राइमरी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज एंड वुड मिल वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो क्वेश्चन 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ऐसे कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन दिखे आपको, इसमें ऑल ऑफ द अबव आप 95% टाइम्स करेक्ट होता है। तो आप मतलब आँख बंद करके तो नहीं मारना चाहिए, आँख खोल के मारना चाहिए। आप यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं एंड ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका है ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर रेसिड्यू ऑल्सो यूज, कॉर्न ग्रेन और ऑल्सो यूज। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज है, हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन प्रोसेस होते हैं जो पहले स्लज को क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल को फिर जेट फ्यूल के लिए रिफाइन किया जाता है।
वुड मिल जो वेस्ट है वहाँ से मीथेन वगैरह होता है तो फ्यूल पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ऑल 1 2 3 4 आर करेक्ट। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। विथ रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, तो आइटम है फार्मर प्लो, कैटेगरी है वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल, यार्न यूज्ड बाय वीवर फिक्स कैपिटल एंड पेट्रोल इज वर्किंग कैपिटल। तो इसमें जो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए है, कुछ आपने लिया, ओके, तो उसे आप कंसिडर करते हैं फिक्स कैपिटल। जैसे आपके लैंड हो गई, यूर व्हीकल, यहाँ पे दिया है कंप्यूटर, वो। एंड वर्किंग कैपिटल इज फॉर डे टू डे यूज, जैसे यहाँ पे पेट्रोल दिया है वो डे टू डे यूज़ के लिए। पेट्रोल हम 1 साल के लिए खरीद के नहीं रखते कभी। ओके, तो फार्मर प्लो है वो फिक्स कैपिटल होना चाहिए बिकॉज इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। ऑप्शन 1 हो गया गलत, ऑप्शन 2 है फिर कंप्यूटर फिक्स कैपिटल सही है। तो ये जो यार्न यूज्ड बाय द वीवर है जो क्वेश्चन 87 में ऑप्शन 3, दिस इज़ नॉट अ फिक्स कैपिटल, दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर है जो है फिक्स कैपिटल है एंड पेट्रोल है वो भी है वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे ओनली 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली 2 इज़ द करेक्ट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by the million users who are exert property rights over the virtual item। ओके, तो यहाँ पे आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ खरीद भी सकते हैं, उस पर अपना राइट भी क्लेम कर सकते हैं। तो यह है मेटावर्स। इसके लिए ऑप्शन नंबर 88 का सी मेटावर्स इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 है विथ रेफरेंस टू द रूल और रूल्स इम्पोज्ड बाय द RBI while treating foreign banks, which of the following statement are correct? There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. This is extremely wrong option। मतलब ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, आपको अमाउंट पता हो या ना हो, लेकिन इट्स नेवर पॉसिबल, नेवर। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 5 बिलियन रुपीज़, रादर नहीं रुपीज़। और 89 में जो है ऑप्शन 2 क्या है? फॉर वोली ओन बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। ओके, तो ये ऑप्शन सही है। और इफ NRI और द POIs अगर वहाँ पे होंगे तो 1/3, मतलब अगर NRI और POI बोर्ड पे होंगे तो उनमें से 1/3 जो उनके डायरेक्टर्स हैं वो इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया कि 50% का क्राइटेरिया तो है ही, इसीलिए क्वेश्चन 89 का आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSIR रूल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है CSIR रूल्स स्पेसिफाई दैट expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। तो ये सही है, ये सेक्शन 135 के CSR रूल में दिया हुआ है। ओके, बट दिस इज़ वेरी टिपिकल एंड ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, तो ये मतलब इसका आंसर देना काफ़ी डिफिकल्ट है। आई विल कंसिडर दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑप्शन 2 ईजी है क्योंकि सबको पता है कि 2% ऑफ द एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट है जो CSR में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट तो है 2% की, अमाउंट नहीं है बट 2% मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है। वो क्वेश्चन 90 का आंसर हो गया ऑप्शन ए 1 ओनली। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। 91 है विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स RTG कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। RTG आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स, मतलब ये कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, एक कॉम्पैक्ट पावर सिस्टम है। ओके, जो यूज़ करते हैं प्लूटोनियम 238। RTG आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, दे आर यूज्ड, एक कॉम्पैक्ट पावर सिस्टम है, स्पेसक्राफ्ट में यूज़ होती है। एंड RTGs can use plutonium 238 which is a byproduct of a weapon development। ये भी सही है, अभी हमने आपको बताया कि प्लूटोनियम 238 डीके होता है तो जो थर्मल एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन करता है ये RTG। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 2 एंड 3 आर करेक्ट। 91 का आंसर ऑप्शन बी। 92 पे चलते हैं। 92 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स compared to dwarf star, giant star have a greater rate of nuclear reaction। जो स्टेटमेंट 2 है वो तो करेक्ट है। जायंट स्टार पे जो होता है वो फ्यूल कंजम्पशन फास्टर करता है, इसीलिए उसका रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है
वो ज़्यादा होता है डॉफ स्टार से। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इसी से आपको भी, अगर आपको स्टेटमेंट 2 पता है तो आपको बराबर पता चल जाएगा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। जो स्टार अपना फ्यूल कंज्यूम फास्ट करेगा दैट विल डाई फास्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 93 पे आते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसोडाइलेशन एंड द ऑक्साइड विच यूज इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें यूज होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए या फिर जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है उनके लिए ये सिस्टम का यूज़ करते हैं, वैसोडाइलेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन अ पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल। रडार सिस्टम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का। तो इसमें से अगर वही सिमिलर साइंटिफिक टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें से आपको सी ऑल ऑफ द अबव मारना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 95। कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, राफेल, MiG-29, तेजस Mk1. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट? 5th जनरेशन आर द लेटेस्ट हाईली वेपनाइज मॉडर्नाइज स्टील्थ कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट होते हैं। तो कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है राफेल, वो गलत है। इट इज़ अ 4.5 जनरेशन। MiG-29 जो है वो 4th जनरेशन है। तेजस Mk1 जो है वो 4.5 जनरेशन है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो गया डी, नन ऑफ द अबव। इंडिया इज बिल्डिंग द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन, लेकिन वो उसको टाइम लगेगा 2030 तक वो आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज? फिर से एक साइंटिफिक क्वेश्चन हो गया ये। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। तो हाइड्रोजेल है जो है वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखते हैं वो, उसका एप्लीकेशन है वो काफ़ी सारी जगह पे हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 एंड करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन? तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 98 है। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर इज एक्चुअली and appropriately discussed in the context of which one of the following? ये है long duration energy storage. It is some kind of hydropower generator. Okay? इसका ऑप्शन है सी, long duration energy storage. Question 99 है. Membrane bioreactors are often discussed in the context of, ये कहाँ पे डिस्कस होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर इज अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। ओके, तो अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligation are the instrument of money market. These are the short term borrowing होते हैं, इसमें एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है लेंडर्स एंड बोरोवर के बीच में, तो इस तरह मनी मार्केट होते हैं। इसी तरह आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुरुकुल IAS। और आप कमेंट कर सकते हैं अगर इनमें से किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डिस्प्यूट हो या हमने कोई गलत बताया हो तो हम इस पे रिसर्च करेंगे और आपको उसका करेक्ट आंसर बताएंगे, या फिर आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे दूर करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट में ये सब बातें ज़रूर बताइएगा। वी विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। और हाँ, आप अपने मार्क्स भी हमें बताइएगा कि आपको इस आंसर की से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हमने अपलोड कर दिए हैं। तो दोनों पार्ट में पूरे 100 क्वेश्चन है, सारे के सारे आंसर हमने बता दिए हैं एंड दीज आर वेल रिसर्च आंसर। तो इसमें से गलत होना और ना के बराबर है। तो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुरुकुल IAS। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू ऑल।